Hi, in this video we will be learning about consumer protection. ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स की राइट्स, उसकी ऑब्लिगेशंस, उसकी इम्पोर्टेंसेस, उसकी प्रोटेक्शन, उनकी एजुकेशन पे बात हुई है. ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इम्पोर्टेंसेस, legal protection to consumer rights and forums, consumer responsibility and role of consumer protection and NGOs. So first come our meaning of consumer protection, that is customer protection. कस्टमर प्रोटेक्शन इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. पहले तो कस्टमर एंड सेकंड इज प्रोटेक्शन. कस्टमर प्लस प्रोटेक्शन. कस्टमर जितने भी हमारी मार्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करते हैं, दीज आर कस्टमर. एंड प्रोटेक्शन, उनको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं एक्सप्लॉइट होने से, हम उन्हें बचा कैसे सकते हैं प्रोड्यूसर से. ओके, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे. जैसे हमें पता है कंज्यूमर जो होता है वो मार्केट का एक किंग पिन होता है, उसे किंग माना जाता है. जितने भी प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को, वो दिमाग में ये बैठ कर करते हैं कि कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना है. उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उनको हमें सेटिस्फाई करना है. उन पर आजकल क्या है, जितनी भी जो भी चीज़ें हैं इसको निगलेक्ट कर दिया जाता है. ज़्यादा नहीं, ज़्यादा फोकस रहता है प्रॉफिट अर्न करना. जितने भी बिजनेसमैन हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ग्रो करने के लिए अनफेयर प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं. लाइक क्वालिटी से समझौता, कितनी ब्लैक मार्केटिंग होती है, ये सारी चीज़ें हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन में पढ़ेंगे. ओके, तो इसमें देखिए आप एक डायग्राम है, इस डायग्राम के मोटिव से समझिए. प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर. सबसे पहले जो कस्टमर का इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट करके रखना कि कस्टमर हमारा राजा है मार्केट का, वो राजा ही रहना चाहिए. कंज्यूमर एम्पावरमेंट मतलब उसको एजुकेशन दे, उसको उसकी राइट्स बताएं, उसकी पावर्स बताएं. अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो क्लेम कर सकता है, ये सारी चीज़ें बताना. कंज्यूमर एजुकेशन, ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन, कि उसे हमेशा एक इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रू मिलनी चाहिए, उसे हम फॉल्स में नहीं, उसे फेक मत रखो कंज्यूमर को. क्योंकि कंज्यूमर मेन मोटिव होता है बिजनेस का मेन मोटिव है कंज्यूमर्स को बढ़ाना. और कंज्यूमर कब बढ़ा सकते हैं, जब वो सेटिस्फाई हो. दीज ऑल आर रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन. नाउ कम्स इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो इम्पोर्टेंस है वो दो पॉइंट से, एक कस्टमर पॉइंट के व्यू से, एक बिजनेसमैन. कस्टमर के पॉइंट से क्या है, कंज्यूमर इग्नोरेंस. कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन. जितने भी कस्टमर हैं जो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, उन चीज़ों को, जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्ट से, उस चीज़ की पूरी उन्हें इंटरेस्ट उसमें जगाना, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देना, दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. जितने भी कंज्यूमर इग्नोर्ड रहते हैं, उन्हें इन चीज़ों से पता ही नहीं रहता है कि हमारी क्या क्या राइट्स, उनको उस चीज़ों को बताना. कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द इग्नोरेंट कस्टमर रिगार्डिंग राइट्स एंड रेमेडीज़ अवेलेबल टू देम. कि अगर वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं तो उनके पास क्या राइट्स है, वो कैसे, उनके पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं, क्या क्या रेड्रेसल एजेंसीज़ हैं जिनको वो अप्रोच कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए. नेक्स्ट इज़ अनऑर्गेनाइज कस्टमर. अब जैसे इंडिया है, इट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री. यहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, मतलब वो मिलकर वर्क नहीं कर रहे हैं. जब कोई ऑर्गेनाइजेशन उनको लूट रही है, कोई प्रोड्यूसर उनको लूट रहा है, तो वो साथ में मिलकर उसके खिलाफ नहीं रहेंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे. कि कुछ कहेंगे चलो खड़े होते, कोई कहते कोई बात नहीं. तो जब तक सब मिलकर एनकरेज नहीं करेंगे, सब मिलकर एक ग्रुप नहीं बनाएंगे, ऑर्गेनाइज वे में नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन फेक होता रहेगा. नेक्स्ट इज वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर. आजकल में कंज्यूमर वैसे तो किंग माना जाता है, मगर इतना एक्सप्लॉयटेशन है कंज्यूमर्स का बिजनेसमैन की वजह से. बहुत सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, लाइक हजार्डस प्रोडक्ट्स, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है, ब्लैक मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत एक्सप्लॉइट कर रही हैं कंज्यूमर्स को. तो इन सब से बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन हेल्पफुल है. अब बिजनेसमैन को कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों हेल्पफुल है. फर्स्ट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस. अब देखिए, जब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये सब हुआ तो इससे ना कंपटीशन, बिजनेसमैन के लिए कंपटीशन बहुत बढ़ गया.
तो अब कंपटीशन बढ़ गया, तो उनका मेन काम ये नहीं होना चाहिए कि हम पैसा कैसे पैदा करें, उनका ये होना चाहिए कि हम कैसे इस कंपटीशन को बढ़ाएं कि कस्टमर हमारे पास और आएँ। वो ये कैसे कर सकते हैं, जब वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो उनका ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो अगर वो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के बारे में सोचेंगे तो कंज्यूमर्स भी आएंगे और वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हो जाएगा। बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज। अब जो बिजनेसमैन है वो प्रोडक्शन के लिए जितने भी सोसाइटी के रिसोर्सेज होते हैं उन्हें यूज़ करते हैं। जब भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता है, जो पैसा पैदा करता है, वो रिसोर्सेज जो होते हैं वो सोसाइटी का यूज़ करते हैं। अब उसकी भी तो कुछ ड्यूटी है कि जब सोसाइटी से वो कुछ ले रहा है तो वो भी तो सोसाइटी को ट्रस्ट वर्दी प्रोडक्ट दे। दैट इज़ बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज। थर्ड इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बहुत लोगों के लिए, बहुत से ग्रुप्स होते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जिनके लिए वो रिलेट करता है, पर सबसे मेन जो होता है वो होता है कस्टमर। तो कस्टमर की बिजनेसमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे वो उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे, रीजनेबल प्राइस पे दे। दीज आर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो गाइड करता है बिजनेसमैन को कि वो कैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करे। नेक्स्ट इज एथिकल जस्टिफिकेशन। पहले जो ये मॉरल एथिक्स थे ये सिर्फ ट्रेडिशनल यूज़ करे जाते थे, पर आजकल इन चीज़ों को एक बिजनेसमैन बहुत इम्पॉर्टेंटली लेता है। अगर आजकल कोई बिजनेसमैन एथिकल जस्टिफिकेशन मॉरल्स नहीं है उसमें, तो वो ऐसा माना जाता है कि ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है, और जो हमारी सोसाइटी वो उसे टॉलरेट नहीं कर पाती है। वो कहती है कि ये अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मॉरल्स के साथ नहीं काम कर रहा है, एथिक्स के साथ काम नहीं कर रहा है, तो ये गलत काम कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट जस्टिफिकेशन, इंटरवेंशन। इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट अर्न करता रहता है और कंज्यूमर के बारे में भूल जाता है, उसको एक्सप्लॉइट करता है, वो खुद उसके प्रोटेक्शन के बारे में नहीं करता है, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। इफ़ बिजनेसमैन वांट टू अवॉइड इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, अगर वो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम चाहे, अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें बार बार गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो तो उसकी तो वैसे भी रेपुटेशन कम हो जाएगी। तो जब वो चाहता है कि उसकी रेपुटेशन बढ़ी रहे, गवर्नमेंट का रोल कम हो, तो वो प्रोवाइड करवाता है अपने कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट्स विदाउट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। एंड लास्ट इज कंज्यूमर इज़ द पर्पस ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस का मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, कस्टमर्स को मोर एंड मोर क्रिएट करना, उनको हमेशा के लिए अपना बनाकर रखना, लॉयल्टी रखना कि वो लॉयल रहें। तो वो कैसे कर सकते हैं, जब वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेंगे, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। दैट इज़ कस्टमर इज़ द पर्पस ऑफ बिजनेस। सो दीज आर द इम्पोर्टेंसेस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। Now comes legal protection to consumer. First is Consumer Protection Act 1986. इस एक्ट के में क्या था, दिस एक्ट हैज़ प्रोवाइडेड वेरियस राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंज्यूमर। इस एक्ट के बाद कंज्यूमर को बहुत सी राइट्स मिली, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली, जिससे कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बचाया जा सके। इस एक्ट के द्वारा सेफ गार्ड कस्टमर अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशिएंट सर्विसेज, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड अदर फॉर्म टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। उनको बचाया गया, जितने भी एक्सप्लॉयटेशंस के तरीके थे उन सब से उनको सेफ गार्ड करके एक सिक्योरिटी बनाई दी उन्हें। और जो मेन एक्ट का जो एक मेन पर्पस था वो था, द एक्ट हैज़ प्रोवाइडेड 3 टायर रेड्रेसल एजेंसीज वेयर कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेंट। अगर कंज्यूमर की कोई नहीं सुन रहा है तो ये 3 टायर रेड्रेसल एजेंसीज बनाई गई जो सुनेंगी ही सुनेंगी कंज्यूमर की, कोई नहीं सुनेगा तो ये सुनेंगी और एक्ट करेंगी। यहाँ कंज्यूमर को अपना एक फाइल कंप्लेंट करनी होगी जिससे उसकी सुनी जाएगी। These are district forum, state commission and national commission. This is all about the Consumer Protection Act. Next is the Contract Act 1982. एक कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन जब होता है सप्लायर और प्रोवाइडर के कंज्यूमर के बीच में, तो एक कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन होता है, एक पेपर होता है कि हमने तुमसे गुड्स लिए हैं और हमें हाँ ये है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, हम जो ले रहे हैं इसकी वारंटी होनी चाहिए। ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट से इधर उधर ना हट जाए, प्रोड्यूसर मना ना कर दे कि हम किसी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में नहीं हैं,
जब वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब वो कहे नहीं हम तो किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे, उसके लिए द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया है, जिससे कि जो दो लोग हैं उनके प्रोमिसेस बाइंड रहें, मिले रहें, जिससे कि कोई किसी पर गलत इल्ज़ाम न लगा सके। नेक्स्ट इज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। दिस एक्ट प्रोवाइड सेफगार्ड एंड रिलीफ टू कंज्यूमर फ्रॉम केस गुड्स आर नॉट कंप्लाइंग विद द एक्सप्रेस कंडीशंस एंड वारंटी। कोई भी गुड्स जो वारंटी और कंडीशंस नहीं रिलेट कर रहे, मतलब जो भी उनने गुड्स प्रोड्यूस करे हैं उसकी सेल पर जितने भी एक्ट हैं, लाइक कि हाँ तुम्हारी एक जो गुड्स है इसकी वारंटी क्या है, ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है, इन चीज़ों से जो रिलेट है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है 1930। ये एक तरीके का प्रोटेक्शन है कंज्यूमर के लिए कि इनने तो कहा था इतने टाइम के लिए है। आज भी हमें वारंटी कार्ड मिलता है, हम कितनी केयर से रखते हैं कि हाँ आगे जाके अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम इसे दिखाकर अपने गुड्स का कंपनसेशन मांग सकें। नेक्स्ट इज द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। दिस एक्ट इज़ फॉर्म टू कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल गुड्स। जो भी बेसिक नीड्स के हमारे प्रोडक्ट होते हैं उसके प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए कि कहीं उसमें भी ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही है, उसमें महंगाई तो नहीं हो रही है, जो बेसिक नीड्स के गुड्स हैं उसमें स्मूथ फ्लो हो रहा है, इक्वल सप्लाई हो रही है गुड्स की, सारे जितने भी सेक्टर्स हैं, जितनी भी लेवल्स हैं, उन सब के लिए सप्लाई जो हो रही है वो रियल हो रही है, स्मूथ हो रही है, इक्वल हो रही है। जो गरीब है उसको भी उतने ही प्राइस पे मिल रहा है, जो मिडिल है उसको भी, और जो अच्छा है उसको भी। ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, इन सब से बचाना, दैट इज एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। नेक्स्ट इज द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। दिस एक्ट प्रिवेंट द यूज ऑफ फ्रॉडुलेंट मार्क्स ऑन प्रोडक्ट। दिस एक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन प्लेस ऑफ ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट। जितने भी प्रोडक्ट पे जितने भी फ्रॉडुलेंट मार्क्स होते हैं उन सब से बचाने के लिए, जो गलत, जैसे फूड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे एग मार्क ऐसे ही लिख दिया, नहीं, उसको देखने के लिए कि ये जो है ये सच में है, जो मार्क है वो सच का है, ये तो नहीं कि फेक मार्क है वो। दैट इज़ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। दिस एक्ट इज़ रिलेटेड टू मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पार्टीज एक्ट। जो लोग मोनोपोली करते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारा है, हम लाए हैं मार्केट में, हमने लॉन्च करा है तो हम इसे किसी भी प्राइस में बेच सकते हैं, नहीं, इन सब को हटाने के लिए द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। दिस एक्ट इज़ फॉर्म्ड टू एनकरेज हेल्दी कॉम्पिटिशन एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम कंपनीज विच हैम्पर कॉम्पिटिशन। अब जो हायर कंपनीज़ हैं वो कंपटीशन को बढ़ाने के लिए अगर प्राइसेस बढ़ा ले रही हैं, जिससे उस वजह से कंज्यूमर को तो लॉस हो रहा है बहुत, तो उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। नेक्स्ट इज़ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट। This act is formed to provide special marks to the product which fulfill some minimum quality standard। जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए जो स्पेशल मार्क्स प्रोवाइड करे हैं प्रोडक्ट के, दैट इज़ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट। मतलब बहुत ऐसे मार्क्स प्रोवाइड करे हैं जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि हाँ ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, ठीक है। द कॉमन मार्क इशूड अंडर दिस एक्ट इज़ ISI मार्क। जो मार्क इशू करा है दैट इज़ ISI मार्क। दिस एक्ट हैज़ सेट अप अ ग्रीवेंस सेल वेयर कंज्यूमर कैन मेक अ कंप्लेंट अबाउट अ प्रोडक्ट विच इज़ नॉट अप टू अ क्वालिटी मार्क एंड आर नॉट हैविंग ISI मार्क। इसमें इस एक्ट के तहत कंज्यूमर्स के पास ये राइट्स हैं कि वो ग्रीवेंसेस में जाकर अपनी शिकायतें रख सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनने क्वालिटी मार्क नहीं रखा है और जिनके पास ISI मार्क नहीं है, ठीक है। It is under the Bureau of Indian Standard Act. These are some legal protection to consumer. Next is 3-tier consumer grievances. ये हम next video में पढ़ेंगे. Till then, revise legal protection to consumer, importances and meaning. Thank you.